नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, एक तरफ कोविड से दुनिया लड़ रही है और दूसरी ओर हमारे विलेज डिफेंस कमेटीज़ के लोग आज गन लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी अपने ही वेपन लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। बदकिस्मती की बात है कि उनको तब वीडीसी तब बनाई गई थी जब आतंकवाद पीक पर था और आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए विलेज डिफेंस कमेटियों का गठन किया गया था। विलेज डिफेंस कमेटियों का गठन किया गया था और विलेज डिफेंस कमेटियों के सदस्यों ने आतंकवादियों के साथ लोहा लेने में सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा ताउन किया और कुछ लोगों ने शहादत भी पाई है वीडीसी के सदस्यों ने। लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया कि 2 साल से उनको सैलरी नहीं मिल रही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग इतने लंबे समय से उस वक्त जुड़े जब वो पूरा जोखिम जान जोखिम में डाल करके सुरक्षा बलों के साथ चलते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ चलते थे, उसमें आर्मी भी है, सीआरपीएफ भी है, लोकल पुलिस भी है, एसटीएफ भी, सबके साथ उन्होंने ताउन रखा। लेकिन आज उनको अपने ही वेतन के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, अपने वेपन लेकर। दर्शकों, पैंथर्स पार्टी लगातार लंबे समय से एसपीओस और वीडीसी के सदस्यों को लेकर के स्ट्रगल कर दिया है और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हर्षदेव सिंह और नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन। हर्ष जी, आपका स्वागत है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है कि वो लोग जिन्होंने आतंकवाद से लोहा लेने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद की, आज वो सड़कों पर उतरे हैं अपने ही वेपन लेकर के और 2 साल से उनको सैलरी नहीं मिली है। क्या कहेंगे आप? देखिए, वीडीसी के मेंबर्स ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है मिलिटेंसी को एलिमिनेट करने के लिए जी। और दूर दराज के जो इलाका जात हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे सुरक्षा का माहौल प्रदान करने के लिए और पिछले कई सालों से ये अपने काम को पूरी मुस्तैदी के साथ अंजाम देते रहे हैं और पूरी दयानतदारी के साथ, और इनकी वजह से मिलिटेंसी काफी हद तक एलिमिनेट हुई इन दूर दराज के इलाका जात में जी। और आज भी ये अपना काम जो है वो कर रहे हैं क्योंकि इनको गन्स जो है वो दी हुई है और गांव के अंदर दूर दराज के इलाका जात में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इनकी जो वेजेस हैं, ऑनरेरियम है, इनको पिछले कुछ सालों से नहीं दिया जा रहा है। कहीं 2 साल से नहीं दिया जा रहा, कहीं 3 साल से, कहीं 4 साल भी इनको हो गए हैं और ये लगातार अपनी परेशानियों का जिक्र करते रहे हैं, धरने प्रदर्शन करते रहे हैं, जम्मू में भी करते रहे हैं और दूसरे जिला मुख्यालय के ऊपर, तहसील मुख्यालय के ऊपर इनको बार बार आश्वासन तो दिया जाता रहा है, लेकिन इनका मसला जो है वो हल नहीं किया गया। और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मिलिटेंट्स को एलिमिनेट किया, उनका खात्मा किया और बहुत सारे ऐसे हैं जो शहादत पा गए मिलिटेंसी के साथ लड़ते लड़ते। हर जी सवाल ये उठता है कि एमएचए इतना नॉन सीरियस क्यों है इस मुद्दे को लेकर के? देखिए, ये एक बहुत ही अजीब बात है कि इन लोगों को इतनी जिम्मेदारी सौंपने और इतना एक संवेदनशील इनका एक रोल है, क्योंकि जो मिलिटेंट्स हैं उनके साथ लोहा लेते हैं ये, और दूर दराज के इलाका जात में जैसे मैंने कहा जहां नॉर्मल सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पहुंच पाती हैं, वहां के लोग पूरे तरीके से निर्भर इन्हीं विलेज डिफेंस कमेटीज के ऊपर हैं अपनी सुरक्षा के लिए और आज भी इनको गन्स दी हुई हैं जो इनके पास हैं और इनकी वजह से ही एक विश्वास बहाल गांव के अंदर पैदा होता है कि नहीं, हमारी सुरक्षा में कुछ लोग तैनात हैं लेकिन जो गवर्नमेंट है, यहाँ का प्रशासन है या दिल्ली का प्रशासन है, एमएचए को ये देखना चाहिए था, उनकी तवज्जो इनकी तरफ नहीं जा रही है, जो एक कंसर्न की बात है।
और इनका मसला जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर, हम तो कहेंगे इसको पूरी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि इनका एक बहुत ही अहम रोल है। इनको नजरअंदाज किया जाना सरासर गलत होगा और बहुत ही निंदनीय होगा। हर जी, क्या आप इस मुद्दे को दोबारा से उठाएंगे, क्योंकि आप निरंतर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं? बिल्कुल, हमने यहाँ प्रदर्शन भी काफी बार यहाँ जम्मू में भी किए, बाहर भी किए, और कोरोना के दौरान भी हमें लगातार अलग अलग जगहों से लोग जो हैं वीडीसी के मेंबर्स हैं वो संपर्क करते रहे कि उनको बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि उनके पास और कोई साधन जो है नहीं है जो आम जिंदगी की जरूरियात जो है उनको पूरा करने के लिए। और सरकार ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी थी वो उनको आज भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसलिए हमने पिछले कुछ दिन पहले भी इस संदर्भ में एक प्रदर्शन भी किया था। और सरकार को जो है लगातार हम खत भी भेज के इनकी व्यथा से उनको आगाह भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन पैंथर्स पार्टी इस मुद्दे को लगातार उभारती रहेगी ताकि इन लोगों को भी इंसाफ मिल सके। हर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं किश्तवाड़ के फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, कद्दावर नेता है, फायर ब्रांड बीजेपी के नेता सुनील शर्मा। सुनील जी, केंद्र में आपकी सरकार है और यूं कहा जाए यूटी जम्मू कश्मीर में भी आपकी सरकार है, फिर ये बेचारे वीडीसी के सदस्य क्यों मजबूर हैं? विनोद जी, सबसे पहले इस बात को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ। जम्मू कश्मीर में इस वक्त कोई सरकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की एडमिनिस्ट्रेशन मान लेते हैं, जो एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मानी जाती है। सुनील जी, मैंने अपने शब्द वापस लिए, मान लिया। जहाँ तक बात आती है सर वीडीसी मेंबर्स की, मैं आपको बताना चाहूंगा 90s में जब बहुत ज्यादा मैसेकर्स हुए, किलिंग्स हुई, लूट हुई, तो माइनॉरिटी जो इंटीरियर्स में थी उनको बचाने के लिए एक नया कंसेप्ट बना कि इनको हथियार दिया जाए, इनको ट्रेनिंग दिया जाए और थोड़ा सा ऑनरेरियम देके इनको उन गांव की सुरक्षा के लिए वहां पे तैनात किया गया। तो वीडीसीज में एक जो कंसेप्ट बना था, 8 मेंबर एक गांव के होते थे, उनको हथियार मिलता था। उन 8 मेंबर्स में 3 मेंबर्स जो 1, 2, 3 सीरियली होते थे उनको एसपीओ बनाया जाता था। एसपीओ उनके नाम पे सैलरी आती थी, क्योंकि डायरेक्ट 8 मेंबर के नाम पे सैलरी आना कोई इस प्रकार का प्रोविजन नहीं बन रहा था। तो इसलिए 3 लोगों को एसपीओ बनाकर उनके नाम पे जो सैलरी आती थी और वही डिस्ट्रीब्यूट होती थी 8 मेंबर, 8 लोगों में हो जाती थी। ठीक है। शुरू में 1500 रुपया जो सैलरी आती थी तो 4500 रुपया 8 लोगों में डिवाइड होती है। अब धीरे धीरे ये जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है और विशेषकर मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर साहब है हमारे अमित शाह साहब, इन्होंने सैलरी एनहांस की और 15 साल मिनिमम जिसकी सर्विस है, जिसका सर्विस है उसको 18,000 रुपया, और ऐसे ही 5 साल वाले को 9,000 है, 10 साल वाले को 12,000 है, 15 साल वाले को 18,000। मैक्सिमम वीडीसी जो है इस 15,000 ये 15 साल से टाइम क्रॉस कर चुकी है और 18,000 सबको एसपीओ को मिलता है। अब हर वीडीसी में 54,000 रुपया आता है जो 8 मेंबर्स में बांटा जाता है। जो ही ये सैलरी एनहांस हुई तो कुछ जो मेंबर्स जो एसपीओ थे इसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन को सैलरी देना बंद कर दी। उन्होंने कहा कि ये हमारे नाम पे आता है, क्योंकि जो ये वीडीसी मेंबर होता है, एसपीओ होता है, इनको कोई जॉब कार्ड नहीं बनता है, इनको कोई एपीएल बीपीएल राशन कार्ड नहीं मिलता है, तो ये सुविधाएं जो है उनसे वंचित रहते हैं। इसलिए इन्होंने बोला कि भाई हमें वो सुविधाएं भी नहीं मिलती है और जो हमारे ये खाते में सैलरी आती है वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ले दे के बहुत सारे ऑफिसर्स ने वो थोड़ा सा दबाव प्रेशर करके तो वो सैलरी देना शुरू करवा दिया, बट लीगली ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनको आप जबरदस्ती सैलरी दिला सकते हो। इस डिस्प्यूट के कारण अभी डोडा जिला और रामबन जिला में बहुत सारी ऐसी वीडीसीज हैं जिनमें ये एसपीओ सैलरी नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनके ऑफिसर्स ने इनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में भी लाया, वहां पे भी बताया गया, बट वो दे नहीं रहे, ये डिस्प्यूट बना हुआ है। सुनील जी, इसका वे आउट, इसका रास्ता क्या निकल सकता है? क्या आपके पास लगता है कोई? विनोद
जी, ये तो एक लीगल एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो इस वक्त इसको लीगली फाइट करने की आवश्यकता है, लेकिन मीनवाइल क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ा एक अहम रुकन है, बहुत बड़ा अहम पार्ट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जो नोट तैयार किया, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक प्रस्ताव तैयार किया है, एट पार विद एसपीओज, तमाम 8 मेंबर्स को एसपीओज की सैलरी मिलनी चाहिए, ऐसे 18,000 रुपया प्रति सदस्य मिले, इस प्रकार का प्रस्ताव हमने दिया हुआ है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी हमने चूंकि एक सेल भी बनाया है वीडीसी को स्पेशली देखने के लिए, तो इस प्रकार का एक सॉर्ट आउट करने का हमने एक प्रस्ताव बनाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले बहुत जल्द टाइम में ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको सॉर्ट आउट करेगी, अदरवाइज लीगली भी इसको फाइट करने की आवश्यकता है। देखिए, केंद्र में आपकी सरकार है, आप चाहें तो अमित शाह से मिलकर के, जो हमारी केंद्रीय गृह मंत्री, उनसे मिलकर के ये मसला उठा सकते हैं और सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। डेफिनेटली विनोद जी, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना महामारी से आप देख रहे होंगे कि सारा व्यस्त व्यवस्था हो चुकी है और इकोनॉमी काफी डाउन आ चुकी है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा है और कोरोना को देखते हुए इस वक्त इमीडिएट इसको सॉर्ट कराना बहुत ही कठिन कार्य है, समय लग सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको इमीडिएट और हर हाल में वो सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। तो दर्शकों, हमने डिप्टी कमिश्नर रियासी इंदु कंवरचिप से बातचीत की, वो अंश भी आपको दिखा। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि इन दिनों कोविड-19 के चलते डिप्टी कमिश्नर्स पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, बहुत सारे अहम फैसले डिप्टी कमिश्नर्स को ही लेने होते हैं। कल हमने आपको मिलाया था, परसों हमने आपको मिलाया था ओपी भगत जो कठुआ के हैं, उससे पहले भी हम रफ्ता आपको मिलाते रहे डिप्टी कमिश्नर से। आज हम मिला रहे हैं आपको इंदु कंवरचिप जो डिप्टी कमिश्नर है रियासी की। इंदु जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले कितना कठिन रहा ये सफ़र? हालांकि अभी आगे भी चल रहा है, लेकिन बड़ा चैलेंजिंग था, क्या कहेंगी? चैलेंजिंग तो ज़रूर था, कठिन नहीं था। I don't agree that it was difficult. Yes, it was challenging for sure. जी, तो कैसा अनुभव, ये मतलब फर्स्ट टाइम कोविड-19 फर्स्ट टाइम हमने देखा, और कैसा अनुभव रहा आपको डे नाइट? जी, अनुभव जो था वो मेरा अपना मानना ये है कि बिल्कुल नया था। ये हमने पहले कभी नहीं ना देखा, ना उसके बारे में काम किया, ना इसके बारे में कोई और हमारी जानकारी थी। ये बिल्कुल नया था और हम लोग हेल्थ इक्विप्ड और हेल्थ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने आप को समझाना पड़ा कई चीज़ों के बारे में, बिकॉज चाहे हम कोई और अरेंजमेंट्स कर लें एडमिनिस्ट्रेटिव, बट आफ्टर ऑल इट इज़ अ क्लिनिकल काइंड ऑफ अ सिचुएशन मेडिकली विच वी शुड नो। तो वो एक चैलेंज हमें था एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर फिर धीरे धीरे करके जब एक टीम अप होना शुरू हो, हमें ये भी समझ आने लगा कि ये जो बीमारी है इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इन कंट्रोल हो गए और टीमें जो हैं वो उनको पता था, देयर वाज अ वेरी क्लियर डायरेक्शंस एंड प्रोटोकॉल्स एंड एसओपीज इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो उन एसओपीज की वजह से हमें काफ़ी आराम हो गया और काफ़ी गाइडेंस मिली। जैसे मुझे लगता है कि सबसे पहली आपकी डिस्ट्रिक्ट थी जिसने अपने डिस्ट्रिक्ट को सील कर दिया था। क्या था कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर कोई नहीं जाएगा और बाहर से कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकता। ये फैसला कैसे लिया आपने? सी, आई एम एक्चुअली क्वाइट अनपॉपुलर एज फार एज बीइंग हार्श। तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में 7 जगह पर इनिशियली नाके लगाना शुरू किए थे और टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज़ नॉट पॉसिबल जब तक कि हमारी पब्लिक हमारा साथ ना दे। शुरू में हमें हफ्ता 10 दिन काफ़ी पब्लिक को भी मुश्किलें आई, लोग बाहर के बाहर रह गए, अंदर के अंदर रह गए, परिवार जो हैं वो 2 हिस्सों में हो गए। ये सारी परेशानियां ज़रूर लोगों को आई, मगर फिर धीरे धीरे करके जब लोगों को ये लगने लगा कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ गुड फॉर देम, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोगों को लोगों से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ और हमारे ये नाके अनपॉपुलर ज़रूर थे मगर बहुत सक्सेसफुल थे। शुरुआत में आपने काफ़ी सारी पंचिस सरपंचिस को फटकार भी लगाई थी, जो महिला सरपंचिस होती थी उनके बिहाव पे जब उनके हस्बैंड बोलते थे, लेकिन इस वक्त कोविड-19 में आपको पंचायतों का बड़ा ताबून मिला, कितनी सच्चाई है इसमें? ये 110% इट्स अ गुड स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट, बिकॉज मैंने रियासी वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसने कि 514 विलेज सर्वेलेंस कमिटीज़ बनाई थी
और 26 अर्बन सर्वेलेंस कमिटीज़ बनाई थी। तो हमारी ये जो 540 सर्वेलेंस कमिटीज़ थी, ये पॉसिबल नहीं था अगर मेरी 153 पंचायतें इसमें सपोर्ट ना करती। पंचायत, सरपंच, पंच, आंगनवाड़ी, GRS, हमारे डॉक्टर्स, हमारे BLO, सब ने मिलकर, लंबरदार, चौकीदार, हमने 6 मेंबर कमेटी बनाई थी और पंचायतों का मुझे बहुत साथ मिला। और जिस एक वाक़े को जो वो एक महिला सरपंच के साथ हुआ था, जिस वाक़े को बार बार याद किया जाता है, आज वो महिला सरपंच मेरी बहुत अच्छी जो है खैरख्वाह है, बातचीत होती है, उनसे बात होती है, उनकी पंचायत के साथ हमारा बहुत अच्छा ताउन है। और एक मैसेज जाना बहुत ज़रूरी था कि जिनको लोगों ने वोट दिया है वही कुर्सी पर बैठें तो बेहतर रहता है। इंदु जी, कैसा लगता है जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं, नहीं उसको वायलेट करते हैं, फिर आपको उनको समझाना पड़ता है, कभी गुस्सा भी आता है? गुस्सा तो आता है, नथिंग, आई डोंट डिनाई दैट, मगर सोशल डिस्टेंसिंग अब हमें 2-2.5 महीने हो गया लोगों को कहते। मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी 2-4 बार सोशल डिस्टेंसिंग कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, बट फाइनली विनोद जी, एक चीज़ हमें ये रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि अब गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशंस कर दी हैं, वायरस ने नहीं करी, ये मैं बार बार बोलती हूँ। तो अब अगर इंसान अपने आप की बेहतरी नहीं चाहेगा तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो इस समय ये पूरा का पूरा दारोमदार जो है पब्लिक के ऊपर आ गया है, और पब्लिक हो गया, क्राउड्स हो गए, बैंक्स हो गए, दुकानें हो गई। नाउ पीपल हैव टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। और अब गुस्सा करने की जो है वजह मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि ये लोगों की ही भलाई है अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और चेहरों पे मास्क लगाएं। इंदु, जो लोग जो ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाते हैं, हाइड करते हैं, और जो उनके परिवार उनका ताउन करते हैं, सहयोग करते हैं ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने में, उनको क्या कहेंगे आप? दिस इज़ टोटली पनिशेबल ऑफेंस। इसकी ऐसी मिसाल बननी चाहिए कि आने वाली उनके घर के, परिवार के, उनके नेबरहुड, उनके आगे पीछे के लोग इसको दोबारा ना दोहराएं। क्योंकि जब एक इंसान अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाता है तो वो कहीं ना कहीं बाकी सब लोगों को इसके कंटामिनेशन सर्कल में लेकर आता है। तो ये मैंने देखा है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, और हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में भी हमने 3 FIRs लगाई हैं। दिस इज़ समथिंग, इट्स अ ब्लंडर। और क्योंकि ये महामारी की शक्ल ले चुका है तो इस समय इस ब्लंडर को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। और अगर मेरी नज़र में कोई दोबारा आएगा तो मैं उसको उसकी मिसाल बनाने में पीछे नहीं हटूंगी, बिकॉज इतनी ताकत मशीनरी की, हेल्थ में, एजुकेशन की, सबकी लगी है। और अगर कोई इसके साथ मजाक या खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, आई विल नॉट स्पेयर हिम और हर। अनलॉक 1.0 शुरू हो चुका है, और किस तरह की रियायतें देगी? क्या ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगी? क्या शिवखोड़ी मंदिर कब तक शुरू होगा? मंदिरों को लेकर के, धार्मिक स्थलों को लेकर के क्या क्या आपकी तरफ से SOPs जारी की गई हैं? शिवखोड़ी के लिए अभी हम लोगों ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। आई वुड लाइक टू रिव्यू दिस डिसीजन, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लोग तब आएँ जब हम पूरी तरह से तैयार हों। बाकी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हल्के हल्के खुल गए हैं। हमने सिविल पॉपुलेशन के साथ मीटिंग्स करी हैं, सभी धर्मों के लोगों को वहाँ बुलाया था। और उसमें मैं आपको ये बताते हुए बहुत खुश हूँ कि जिस तरह से रियासी की पब्लिक ने पहले मेरा सपोर्ट किया है, ये एक डिसीजन ऐसा था जिसमें कि मेरे लोगों ने सामने आके बोला कि मैम, आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल लुक आफ्टर आवर ओन रिलीजियस प्लेसेस। और मुसलमानों ने कहा कि मस्जिदों में हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, इसी तरीके से हिंदुओं ने कहा कि हम अपने आप को बचाते हुए पूजा करेंगे, और इसी तरीके से बाकी धर्मों ने कहा। तो अगेन आई वुड लाइक टू से दैट इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट टेलिंग एनीथिंग, I think we should, the religious, institutions should be themselves responsible. और जहाँ तक रहा हमारी सर्वेलेंस का सवाल, तो मैंने 2 लोगों की एक सरप्राइज फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है। ये सरप्राइज फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो प्लेन क्लोथ्स में जाके देखेगा कि कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, क्योंकि एवरीबडी हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट रिलीजन इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड इट शुड बी टेकन इन अ वेरी सेंसिटिव मैनर। सो मैं मैसेज ज़रूर देना चाहती हूँ, मगर लोगों की पीस और हार्मनी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती। सो आई थिंक ये धीरे धीरे करके सेटल हो रहा है। मैम, व्हाट अबाउट मार्केट्स एंड ऑफिसेज, बैंक्स एंड ऑल अदर थिंग्स? Yes, market and banks are a challenge.
इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से कि मार्केट ने बहुत अच्छा बिहेव किया है, हमारे शेड्यूल को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है, और कोई भी आके रियासी में और कटरा में और अपना अरनास में, महौर में देख ले दैट वी फॉलो अ वेरी स्पेसिफिक कैलेंडर। बट जहाँ तक बैंक्स का सवाल है, वो मैं बिल्कुल मानती हूँ, बैंक्स में बहुत क्राउड होता है, और क्योंकि लॉकडाउन को सबसे ज़्यादा असर जो करके गया है वो गरीब को करके गया है, दिहाड़ीदार मजदूर को करके गया है, तो उनके लिए 1000 रुपया लेना भी एक अपने आप में कशमकश है। और ऑल्दो हमारी एक सक्सेस स्टोरी ये भी रही कि हमने नरेगा की पेमेंट्स पोस्टल डिपार्टमेंट की मदद से करी, और पोस्टल डिपार्टमेंट ने हमें बहुत साथ दिया, लोगों को घर में कैश पहुंचाया हमने। बट हैविंग सेड दैट, बैंक्स आर अ चैलेंज, और बैंक्स में जो लाइन और जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, उसके लिए बैंक्स को आगे आना होगा, अदरवाइज मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होगा इनको हर बार मॉनिटर करना। यस, एडमिनिस्ट्रेटिवली इट इज़ अ चैलेंज। इंदु जी, इस वक्त हमारे पास पॉजिटिव केसेस कितने हैं, और कितने क्वारंटीन सेंटर्स में हैं, और कितने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में हैं, और कितने पेड क्वारंटीन में, किस ऐसी फिगर है? सिर्फ पॉजिटिव बता दीजिए कितने हैं। मेरे पास 47 एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटर्स हैं, 47, और 47 क्वारंटीन सेंटर्स आज की तारीख में 90% खाली हैं, बिकॉज हमारा जो इन्फ्लक्स है बाहर का वो बहुत कम हो गया है, और जो भी लोग हैं वो अभी हमारे 2-4 गिने चुने क्वारंटीन्स में ही हैं। रहा आपका सवाल कि पॉजिटिव्स कितने हैं, तो एज फॉर 11th जून 2020 रियासी डिस्ट्रिक्ट हैज़ ओनली 13 पॉजिटिव्स active, and rest we have the inactive cases, क्योंकि मेरे 10 केसेस जो हैं डिस्चार्ज हो चुके हैं, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आगे आने वाले दिनों में वी विल कम ऑन टू अ सिंगल डिजिट नंबर एंड लोएस्ट इन द टैली। जिस तरीके से आपने बताया कि 13 पॉजिटिव संक्रमित मामले हैं, क्या ये 13 की कोई ट्रैवल हिस्ट्री है कि बाहर से हैं, या फिर किसी के कॉन्ट्रैक्ट में आकर के, किसी के संपर्क में आकर ये संक्रमित हुए हैं? जो हमारे सिर्फ 3 केसेस ऐसे हैं जो कि जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक सामने नहीं आई है, बाकी सारे केसेस हमारे ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं और क्वारंटीन्स वाले हैं। उनमें से भी 3 में से भी हमारे पास सिर्फ 2 ही केसेस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल करंट हैं और जिनको हम अभी स्टडी कर रहे हैं, उनकी ट्रेसिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई। बट आई वुड लाइक टू ऐड कि वी आर वेरी क्लोज एंड वी आर गोइंग टू क्लोज द केस एज सून एज पॉसिबल। जैसे मैम आपने बताया कि जिन लोगों ने ट्रैवल हिस्ट्री हाइड की थी उनके खिलाफ FIRs भी लगाई हैं, क्या कोई एक्शन भी होगा कि सिर्फ FIR तक महदूद रहेगी? क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। FIR सिर्फ FIR नहीं रहेगी, मेरे यहाँ 2 जगह पर, एक को तो मैंने पूरी तरीके से मतलब जब उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई थी तो मैंने उनको, ही वॉज अ वेरी यू कैन से ही वॉज अ वेरी पावरफुल मैन, उनको जब हमने क्वारंटीन में रखा तो हमारी कोशिश ये थी कि ये इनका सैंपल के बाद भी हम कंटिन्यू करें। सो ही वॉज केप्ट इन क्वारंटीन फॉर क्वाइट सम टाइम, बट देन वी विल डेफिनेटली बी टेकिंग एक्शन। ये SSP रियासी से बात हुई है हमारी इस बारे में, बिकॉज आई एम ऑलवेज वेरी ईगर टू मेक एन एग्जाम्पल। अच्छे काम का भी एक मिसाल बननी चाहिए और बुरे काम की उससे दुगनी मिसाल बननी चाहिए, ताकि लोगों को समझ आ जाए और वो दोबारा से ये बुरा काम करने के लिए सामने ना आए। इंदु जी, मैं देखता हूँ कि आप दिन में तो आप अपना प्रॉम्प्ट एक्शन कर लेते हैं, लेकिन शाम के टाइम मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में देखा, आपकी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया जाता है 9 से लेकर सुबह 5 बजे तक, वो बड़ा डिफाई होता है। जी, दैट इज़ अग्रीएबल, टोटली अग्रीड। रात का कर्फ्यू मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े गाड़ियाँ जो हैं, स्पेशली सीमेंट ट्रक्स एंड रॉ मटेरियल ट्रक्स एंड मैनी अदर नॉन एसेंशियल आइटम्स, दे ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ इट। मगर हमारे पास 2 मामले ऐसे पिछले हफ्ते 10 दिन में आए हैं जिसमें कि हम लोगों ने उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग इशू की है, और परसों की तारीख में वी हैव इशूड वन ऑफ द एजेंसीज, आई वुड नॉट लाइक टू नेम, they have been given a strict warning that they are not allowed inside after 8 o'clock. तो विनोद जी, ये एक बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाने वाले कदम है। अगर 3-4 महीने हम लोगों ने इसको स्ट्रिक्ट नहीं रखा, कर्फ्यू लगाने का गवर्नमेंट का कोई ना कोई बहुत अच्छा सॉलिड एजेंडा है, और उस कर्फ्यू को अगर हम लोगों ने, डिप्टी कमिश्नर्स ने या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो वो सारा का सारा डिसॉल्व हो जाएगा।
सो आई थिंक दैट इट हैज़ टू बी वेरी वेल डन एंड वेरी वेल इम्प्लीमेंटेड, अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। जी, क्वारंटीन सेंटर में ह्यू एंड क्राई रहा, ये रियासी में भी रहा, रियासी में भी कुछ क्वारंटाइन सेंटर्स में प्रोटेस्ट हुए, क्या वजह रही कि कुछ मिसमैनेज सा हो गया, ऐसा लगा? नहीं, आई डोंट टेक द वर्ड मिसमैनेज्ड। क्वारंटीन हमारी सारी की सारी सक्सेसफुल रही। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत लग्जूरियस थी, उसमें सारी सुविधाएं थी, बिल्कुल नहीं। हमारी बहुत ही बेसिक साधारण सी क्वारंटीन कैपेसिटीज़ थी, स्कूलों में थी, कॉलेजों में थी, बहुत सारे गेस्ट हाउसेस में थी, बहुत सारे बैंक्वेट हॉल में थे, बड़े बड़े हॉल्स हमने लिए थे, क्योंकि वन शुड ऑलवेज अप्रिशिएट दैट दिस इज़ अ पैंडमिक विच वी वर नॉट प्रिपेयर्ड ऑफ। तो हमारे पास जो भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह यूज़ करने की कोशिश करी। हाँ, आई ऑल्सो डोंट डिनाई दैट देयर वर सर्टन एरियाज जिन पे हम लोग ज़्यादा काम कर सकते थे और नहीं कर पाए, बट हैविंग सेड दैट मिसमैनेजमेंट बिल्कुल नहीं था। हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारी टीम्स ने, नोडल ऑफिसर्स ने रात को दिन को जग के, स्पेशली 2 चीज़ें मैंने उनको बड़ी क्लियर कट बोली थी। नंबर 1 वॉज क्लीनलीनेस एंड नंबर 2 वॉज फूड। तो जिस भी क्वारंटीन कैपेसिटीज़ में मुझे इन दोनों चीज़ों की शिकायत आई है, लोग मेरा काम जानते हैं और मेरे काम करने का तरीका पहचानते हैं। 2-3 जगह से जहाँ से भी मेरे पास आई, थ्रू मीडिया एंड थ्रू पीपल, रात के 8-8 बजे और 12-12 बजे तक मैं उस क्वारंटीन में जाके खुद देखती हूँ, सरप्राइज विजिट्स करके उसको चेक करती हूँ, और जहाँ जहाँ हमें लगा कि हमें काम करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, हमने वो काम किए हैं। बट अगेन, हैविंग सेड दैट, दे वर वेरी बेसिक क्वारंटीन कैपेसिटीज, सो वी शुड अप्रिशिएट दैट। वन मोर क्वेश्चन कि जितने भी बायर लोग आ रहे हैं उनको पेड क्वारंटीन के लिए कटरा में ठहराया जा रहा है, ये कौन सा MOU साइन हुआ है आपका? नहीं, देयर इज़ नो MOU एज सच, बट हमें एक जिम्मेदारी दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, और उस जिम्मेदारी को बाकी सब जिम्मेदारियों की तरह कटरा ने बखूबी अभी तक निभाया है। मैं आज तक हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गेस्ट होकर गए हैं जिन्होंने हमारे काम की, मेरे टीम के काम की, मेरे कंट्रोल सेंटर्स की, मेरे ऑफिसर्स की और होटलियर्स की तारीफ़ करी है। बहुत सारा ऐसा रिकॉर्ड है जो कि मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज आई एम व्हाट माई टीम इज़। सो कटरा में जो मेरी टीम इस समय काम कर रही है और जो होटल एसोसिएशन की तरफ से हमें मदद मिली है, वॉलंटियर किया है उन लोगों ने। कई ऐसे होटल्स हैं जो आज की तारीख में भी मेरे पास हैं कि हमें मदद अगर आपको चाहिए तो हम देने को तैयार हैं। सो अगर महामारी के टाइम पे होटल एसोसिएशन ने हमारा साथ दिया और मेरी टीम ने उनके कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, सो इट इज़ रियली अप्रिसिएबल। दिस वाज अ टास्क गिवन बाय द गवर्नमेंट विच वी आर ट्राइंग टू सिंसियरली डू इट, क्योंकि ये ऑप्शन लोगों को जो कि हमारे यूटी में आ रहे हैं उनको देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए सरकार ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी जो मैं निभा रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन इंदु जी, कि लोग कहते हैं कि कुछ लोगों की सैंपलिंग जल्दी हो जाती है जिनके पास रिसोर्स होते हैं या असर रसूख होता है, ये कितनी सच्चाई है इसमें? आई कुडंट गेट दैट, क्या हो जाती है जल्दी? जिनकी सैंपलिंग टेस्टिंग हो जाती है, उनकी सैंपलिंग भी जल्दी लिए जाते हैं, उनकी टेस्ट भी हो जाती है क्योंकि उनकी जान पहचान रहती है। ऐसा है कि रियासी हैज़ लाइक इन अदर स्फीयर्स, हमने पूरे यूनियन टेरिटरी में टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा नाम है। हमने अभी तक कम से कम भी 7,000 की सैंपलिंग की है, और वो डिस्ट्रिक्ट जिसकी आबादी 3.25 लाख है उसमें 7,000 सैंपल का होना, एक दिन हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया था जिसमें हमने 500 से ज़्यादा सैंपल कलेक्शंस की थी। सो व्हेन आई सेड दैट, हमारे यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने बड़े क्लियर हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सैंपल उसकी की जाएगी जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के प्रायोरिटी में आते हैं, जो कि ट्रैवल हिस्ट्री के प्रायोरिटी में आते हैं, जो क्वारंटीन्स में रहते हैं। ऐसे रैंडम सैंपलिंग लोगों की करके जो है टाइम एंड एनर्जी गेट्स वेस्टेड। सो आई डोंट हैव अ सिंगल केस जिसमें कि मैं ये बोलूं कि मैंने किसी पावरफुल बंदे को या किसी सिफारिश को या किसी को इस तरीके से सैंपल किया। वी हैव सैंपल्ड वेरी वेरी ऑनेस्टली एज फार एज माई पॉजिटिव केसेस आर कंसर्न। सबसे पहली प्रायोरिटी हमें वो कोर एरिया देखना पड़ता है। उसके बाद हमने इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने म्यूनसिपल कमेटी रियासी की तो रैंडम सैंपलिंग भी कर दी। तो किसी ने हमारे पास आके नहीं बोला कि मेरी सैंपलिंग करो और हमने उसको बोला कि 3 दिन बाद आ जाओ, ऐसा कोई मामला मेरे सामने नहीं आया। सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट। इंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया।
तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।